रेडियो में तुम्हारा नाम छा गया है। बंद करो जनप्पा, बंद करो। सारा देश के लिए दौड़ा, किसी ने ना पूछो। अभी बागी बन गए तो सभी नाम जब रहे सारे। पान सिंह तोमर का यह फेमस डायलॉग तो आप सबने सुना ही होगा, और आप यह भी जानते होंगे कि चंबल घाटी पान सिंह जैसे दुर्दांत डाकुओं का घर हुआ करता था। पर क्या आप जानते हैं कि चंबल का पहला डाकू कौन था? जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंबल के पहले डाकू और चंबल क्षेत्र के 10 खूंखार डाकुओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है डाकू मान सिंह का। चंबल का सबसे पहला डाकू मान सिंह भारत की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक सक्रिय था। वर्ष 1935 से 1955 के बीच मान सिंह ने 1112 डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया। उसने 182 हत्याएं की, जिसमें 32 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। राठौर राजपूतों के घराने से संबंध रखने वाले मान सिंह ने अपने पुत्रों, भाई और भतीजों की बदौलत चंबल के इलाके पर एक छत्र राज किया। उसकी छवि रॉबिन हुड जैसी थी, जो अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांट दिया करता था। वर्ष 1955 में सेना के द्वारा मान सिंह और उसके पुत्र सूबेदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरे नंबर पर पान सिंह तोमर का नाम आता है, जिसके ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। तोमर के डकैत बनने के पीछे जमीन विवाद की कहानी है। डकैत बनने से पहले पान सिंह तोमर सेना में था, जहां उसका झुकाव खेलों के प्रति हुआ। उसने लंबी बाधा दौड़ में खासा नाम कमाया। अपनी मेहनत की बदौलत पान सिंह तोमर 7 सालों तक लंबी बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहा। 3000 मीटर के बाधा दौड़ को 9 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड पान सिंह तोमर का नाम था, जिसे 10 सालों तक तोड़ा नहीं जा सका था। सेना निवृत्ति के बाद जब तोमर अपने गाँव पहुंचा तो उसका विवाद बाबू सिंह के साथ हुआ, जिसने उसकी 95 वर्षीय वृद्ध मां के साथ धक्का मुक्की की थी। तोमर ने बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाद में 60 सदस्यीय पुलिस दल के साथ हुई मुठभेड़ में पान सिंह तोमर अपने 10 साथियों के साथ मारा गया। तीसरे नंबर पर नाम आता है महिला डाकू फूलन देवी का। भारतीय डकैतों की लिस्ट फूलन देवी के बगैर पूरी हो ही नहीं सकी। फूलन का जन्म एक गरीब मल्लाह के परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसकी शादी उससे 12 वर्ष बड़े एक व्यक्ति से कर दी गई थी। फूलन 2 बार अपने ससुराल से भाग आई थी। बाद में ससुर ने उसके पिता से गुजारिश की कि वह इसे अपने पास ही रखें। 16 वर्ष की होने के बाद फूलन जब अपने ससुराल गई तो उसके सास ससुर और पति के साथ उसकी झड़प हो गई। उन्होंने उसे साथ रखने से मना कर दिया और एक बार फिर वापस भेज दिया। अपमानित फूलन डकैतों के गिरोह से जुड़ गई और अपने ससुराल जाकर पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। फूलन के गिरोह का सामना जब तक ठाकुरों के गिरोह से होता रहता था। एक मुठभेड़ के दौरान फूलन को बंदी बना लिया गया और 3 सप्ताह तक कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। फूलन देवी ने इसका बदला लिया। उसने एक रात 22 ठाकुरों की गोली मारकर हत्या कर दी। वर्ष 1983 में फूलन ने समर्पण कर दिया। वर्ष 1996 में फूलन देवी राजनीति में जुड़ गई और वर्ष 2001 की 25 जुलाई को दिल्ली में शेर सिंह राणा और 2 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। अब शेर सिंह राणा कौन है, इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फूलन देवी के बाद अगला नाम है जगजीवन परिहार का। उत्तर प्रदेश के कोरेला गाँव में जगजीवन परिहार ने एक ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी। इस घटना के बाद वह डकैत सलीम गुर्जर के गिरोह से जुड़ गया। कुछ दिनों के बाद सलीम के साथ अनबन होने की वजह से परिहार ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया। अपना गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मुखबिरी का काम भी किया करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर और भिंड के लोगों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया था कि वह अपने जीवन काल में 101 लोगों की हत्या करेगा, मगर वर्ष 2007 के मार्च महीने में इसे एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। इस घटना में एक इंस्पेक्टर की भी मृत्यु हुई थी। लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता पुतली बाई का, जो कि आज़ाद भारत की पहली महिला डाकू थी। माना जाता है कि पुतली बाई एक नर्तकी थी, जिसका अपहरण सुल्ताना डाकू ने कर लिया था। पुलिस के दबाव की वजह से वह मुखबिरी के रूप में काम करने लगी और डकैतों के पास वापस पहुंच गई। बाद में पुतली बाई को सुल्ताना से प्रेम हो गया और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसी बीच पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान सुल्ताना की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुतली बाई ने गिरोह की कमान अपने हाथ में ले ली। करीब 3 सालों तक उसने चंबल घाटी के क्षेत्र में हत्या, अपहरण और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देकर अपना दबदबा कायम रखा। इस क्षेत्र के दतिया गांव में पुतली बाई ने एक ही रात में 11 लोगों की हत्या कर दी थी और 5 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था, क्योंकि उसे शक था कि दतिया के लोग पुलिस को उसके बारे में खबर देते थे। बाद में एक मुठभेड़ के दौरान पुतली बाई अपने प्रेमी कल्ला गुर्जर के साथ मारी गई। 6वें नंबर पर है डाकू मलखान सिंह, जो डकैत होने के अलावा अपने मूंछों के लिए भी प्रसिद्ध
था। मलखान सिंह के डकैत और फिर डकैत से सामान्य आदमी बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। मलखान सिंह ने अपने ही गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली है। युवा मलखान ने जब इस घटना का विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसके मित्र की हत्या करवा दी। माना जाता है कि वह सरपंच एक मंत्री का करीबी था और पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। विरोध स्वरूप मलखान सिंह ने राइफल उठा लिया, खुद को बागी घोषित कर दिया। वर्ष 1982 में मलखान सिंह ने अपने गिरोह के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने समर्पण किया। सरकार ने मलखान और उसके गिरोह के अन्य साथियों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। उसे भूदान आंदोलन के तहत मिली जमीन दी गई ताकि वह सामान्य आदमी के रूप में अपना गुजर बसर कर सके। बाद में मलखान सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा और इसमें जीत हासिल की। वर्ष 2014 के चुनाव में मलखान ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में यह कहते हुए चुनाव प्रचार किया था कि कांग्रेस के राज में वो डकैत बनने के लिए बाध्य हुआ था। मलखान सिंह के बाद नंबर आता है राम बाबू और दयाराम गडरिया का। राम बाबू और दयाराम गडरिया भाई थे जो बाद में कुख्यात डाकू बन गए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनके गिरोह को T1 टारगेट 1 का नाम दिया था। यह गिरोह इस सफाई से काम करता था कि पुलिस को यह तक खबर नहीं होती थी कि इसके गिरोह में आखिरकार कितने सदस्य हैं। माना जाता है कि वर्ष 1997 और 1998 के बीच रघुवीर गडरिया ने इस गिरोह को बनाया था। रघुवीर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी और अपने भतीजों राम बाबू, दयाराम, विजय, प्रताप और गोपाल के साथ मिलकर यह गिरोह बना लिया था। वर्ष 1999 में एक आपराधिक वारदात के दौरान गोली लगने की वजह से रघुवीर मारा गया। उसके साथ मारे जाने वालों में 3 अन्य सदस्य भी शामिल थे। वर्ष 2000 में इस गिरोह के कई सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन ये लोग 2001 में एक जेल से दूसरे जेल ले जाते समय पुलिस को झांसा देकर भाग निकले। वर्ष 2006 के अगस्त महीने में एक मुठभेड़ के दौरान दयाराम की मौत हो गई। वहीं वर्ष 2007 में राम बाबू एक अन्य मुठभेड़ में भी मारा गया। 8वां नाम है निर्भय गुज्जर का। चंबल घाटी के इलाके के करीब 40 गाँव में निर्भय सिंह गुज्जर ने एक समानांतर सरकार बना रखी थी। निर्भय गुज्जर को न केवल आपराधिक वारदातों के लिए जाना जाता था, बल्कि इसके गिरोह में कई खूबसूरत लड़कियां भी सदस्य थीं। निर्भय ने इन लड़कियों का अपहरण किया था और बाद में ये उसके गिरोह की प्रमुख सदस्य बन गई। निर्भय गुज्जर की मौत के बाद सरला जाटव ने इस गिरोह की कमान अपने हाथ में ले ली थी। निर्भय गुज्जर ने 4 शादियाँ की। उसके सिर पर सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। वर्ष 2005 के 8 नवंबर को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान गुज्जर की मौत हो गई। अगला नाम है ददुआ का। शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ चंबल के क्षेत्र में आतंक का पर्याय था। 16 मई 1978 को 22 साल की उम्र में ददुआ ने पहली हत्या की थी। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। इस घटना के 1 घंटे के बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु यह ददुआ की पहली और आखिरी गिरफ्तारी थी। जेल से छूटने के बाद ददुआ राजा रगोली के गिरोह से जुड़ गया। वहां उसने आपराधिक गतिविधियां सीखी। राजा के गिरोह के सदस्य एक के बाद ढेर हो रहे थे, तभी ददुआ ने अपना गिरोह बनाया। वर्ष 1986 में ददुआ ने एक व्यक्ति को पुलिस का मुखबिर बताकर हत्या कर दी। यही नहीं, उसने 9 अन्य लोगों को भी निर्ममता से हत्या की थी। प्रशासन द्वारा बढ़ती दबिश को देख ददुआ ने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना शुरू कर दिया, परंतु 22 जुलाई 2007 को ददुआ अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 10वें नंबर पर नाम आता है बिग बॉस फेम एक महिला डाकू सीमा परिहार का। सीमा परिहार का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गरीब ठाकुर परिवार में हुआ था। वर्ष 1983 में सिर्फ 13 वर्ष की आयु में डाकैत लाला राम और कुसुमा नाइन ने उसका अपहरण कर लिया था। सीमा परिहार ने डकैतों के गिरोह में आने के बाद उनके साथ ही रहना उचित समझा और वर्ष 1986 में निर्भय सिंह गुज्जर के साथ शादी कर ली। समय बीतने के साथ उसने अपना एक अलग गिरोह बना लिया। सीमा परिहार ने 70 लोगों की हत्याएं की और 200 लोगों का अपहरण किया। यही नहीं, उसने 30 से अधिक घरों में डकैती की वारदातों को भी अंजाम दिया था। वर्ष 2000 में उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा सीमा ने वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिवसेना का समर्थन प्राप्त किया था। वर्ष 2006 में वो इंडियन जस्टिस पार्टी से जुड़ गई। वर्ष 2008 के शुरू में उसने अपनी नई शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी के साथ की, लेकिन इसी साल के अंत में सीमा ने लोक जनशक्ति पार्टी को अलविदा कहते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बाद में सीमा ने टीवी सीरीज बिग बॉस में भी हिस्सा लिया। उसके जीवन काल पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है वुंडेड द बैंडिट क्वीन। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको रोचक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के साथ जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।